Morning, 11th class. How are you all? Hope you all are good. So, class, we were on the chapter number 3 of history and empire across 3 continents. And we have done a major part of the chapter. हमने देख लिया है कैसे स्टार्ट हुआ था पूरा एम्पायर, कैसे पहले सो कॉल्ड रिपब्लिक था, उसके बाद एम्परर आए एंड व्हाट वर द सीक्वेंस ऑफ द एम्परर, क्या चेंजेस आए थे, मेन जो प्लेयर्स थे एम्परर, सेनेट और आर्मी, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप था, मतलब हाउ वर दे लिंक्ड एंड वर दे सपोर्टिव ऑफ ईच अदर और हाउ डिड दे डिपेंड ऑन ईच अदर। फिर हमने पढ़ा था क्राइसिस ऑफ द थर्ड सेंचुरी, कैसे उसके बाद एक मेजर चेंज आएगा। वी टॉक्ड अबाउट देयर लाइक कैसे उनकी लिविंग कंडीशन थी, सोशल लाइफ कैसी थी, लिटरेसी कैसी थी, व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ डिफरेंट जेंडर्स, मतलब वुमेन की पोजीशन कैसी थी। एंड इन आवर प्रीवियस क्लास वी टॉक्ड अबाउट द इकोनॉमी, जिसमें हमने देखा था कि कैसे जो ट्रेड है वो बहुत इम्पोर्टेंट था। अगर हम ऑलिव ऑयल की बात करें तो पहले कैसे इटली इम्पोर्टेंट था, फिर स्पेन इम्पोर्टेंट हुआ, फिर जो कुछ सेंट्रल बेसिकली द अदर एरियाज टर्की वगैरह जो है वो डेवलप हो गए थे, अफ्रीका कैसे डेवलप हो गया था रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ दीज ऑलिव ऑयल्स। ओके, इसके साथ साथ हमने ये पढ़ा था साइमल्टेनियसली एक साइड जहाँ डेवलपमेंट हो रही थी वहाँ ट्रांसह्यूमेंस भी चल रहा था, कुछ हिल टॉप विलेजेस भी थे जो बेसिकली पेजेंट्री थे जहाँ पे। इसके अलावा हमने देखा कि टेक्नोलॉजिकली आल्सो दे वर वेरी डेवलप, हाइड्रोलिक माइनिंग इंट्रोड्यूस हो गई थी वहाँ पे। हमने ये देखा था कि इफ वी टॉक इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट दे हैड, इसमें हमने देखा था कि वाटर पावर्ड मिलिंग टेक्नोलॉजी आ गई थी, हाइड्रोलिक माइनिंग यूज करते थे वो स्पेनिश गोल्ड और सिल्वर माइंस में। इंडस्ट्रियल स्केल के पे भी बहुत डेवलपमेंट हुई थी उनकी, स्पेसिफिकली फर्स्ट और सेकंड सेंचुरीज में उनका जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज्यादा था। एंड समवेयर इतना प्रोडक्शन था कि आगे बहुत सारे सेंचुरीज तक उनके प्रोडक्शन लेवल पे मैच करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। एंड देन अलोंग विद दैट हम ये भी देखेंगे कि ड्यूरिंग दैट देयर टाइम पीरियड कमर्शियल सिस्टम अच्छे से ऑर्गेनाइज था, तभी तो ट्रेड इतना अच्छा चल रहा था, बैंकिंग नेटवर्क अच्छे थे, वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मनी था। एंड देन हम देखेंगे कि रोमन इकोनॉमी जो है बहुत सोफिस्टिकेटेड थी, कैसे सारी चीजों को एक साथ ऑर्गेनाइज करके मैनेज करके चलना was something that these people were doing very very nicely. इसके साथ हम देखेंगे जब भी हम इससे रिलेटेड बात करेंगे, इकोनॉमी से रिलेटेड बात करेंगे, ऑब्वियसली विल टॉक अबाउट the labor conditions there, and here in Roman Empire we'll see one important part of the labor, or you can say one of the most important part of the labor system, वो है हमारा slavery. So this is the topic that we'll be doing today. So let us start. स्लेवरी जो है इट वॉज डीपली रूटेड इन द एंशिएंट वर्ल्ड। हम मेडिटेरेनियन एरिया की बात कर लें, हम नियर ईस्टर्न साइड की बात कर लें, सो समवेयर हम देखेंगे स्लेवरी वॉज एग्जिस्टिंग। अभी तक क्रिश्चियनिटी भी उतनी ज्यादा इमर्ज और डेवलप नहीं हुई है, उतनी ज्यादा ट्रायम्फ नहीं हुई है एज द स्टेट रिलीजन। जो अभी ये हम देखेंगे, द रूलर द एम्परर विल डिक्लेयर क्रिश्चियनिटी एज द स्टेट रिलीजन। अबाउट दिस वी स्टडी इन द लेटर पार्ट, बट हियर वी शुड अंडरस्टैंड कि यहाँ पे स्लेवरी जो है इट वाज रियली इम्पोर्टेंट। एंड वी विल सी कि लेटर ऑन हो सकता है इसमें थोड़े से क्वेश्चन उठे स्लेवरी पे, बट इनिशियली जो मेन लेबर फोर्स था दैट वाज फ्रॉम स्लेव्स, यानी जो मेन जितना भी काम करते थे वर्कर्स थे, लेबर्स थे, उनमें मैक्सिमम परसेंटेज किसका था? स्लेव्स का। ओके, that may have been true for large part of Italy, especially Republican period में। ऐसा माना जाता है कि अंडर ऑगस्टस there were still 3 million slaves in total Italian population of around 7.5 million. Just imagine, total population 7.5 million है जिसमें से 3 million slaves हैं। But it was no longer true of the empire as a whole, मतलब इटली में ज्यादा था, पर ऐसा नहीं कि all over इतने ज्यादा हम बोलेंगे परसेंटेज में वो प्रेजेंट थे, बट
This we should remember that slavery was prevalent and they were the important part of the labor and the workers. Slavery एक तरीके का इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, मतलब आप स्लेव में इन्वेस्ट कर रहे हो. What exactly is slavery? You all must be having idea. Just repeat क्या होता है. एक ह्यूमन बीइंग को हम खरीद लेते हैं, they are actually bought. उसके बाद जो उसका ओनर है, जिन्होंने खरीदा है, जो मास्टर है, he considers him as the controller, the owner of that slave, and he can treat the slave as he wishes. So एक कमोडिटी की तरह ट्रीट करना खुद को, एक मतलब स्लेव्स को एक कमोडिटी की तरह ट्रीट करना और खुद को उनका मतलब टोटल डिसाइडर कि कैसे उनको कैसे ट्रीट करना है, क्या खाना देना है, क्या काम देना है, कैसे उनकी लाइफ होगी, एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय द पर्सन हु बाइज इट. तो स्लेवरी एक इन्वेस्टमेंट है. इन्वेस्टमेंट होता क्या है क्लास? वेयर यू इन्वेस्ट योर मनी, मतलब आप पैसे लगाते हो एंड रिटर्न यू ऑलवेज होप टू अर्न लॉट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम इट, है ना. तो इस टाइप का इन्वेस्टमेंट था एटलीस्ट. एंड इससे रिलेटेड वी आर सेइंग दिस बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ एविडेंसेस फॉर दिस. कैसा लिखा हुआ है? फॉर एग्जाम्पल वील सी वन ऑफ द एग्रीकल्चरल रोमन राइटर जो है, उन्होंने लैंड ओनर्स को क्या एडवाइस किया था कि आपको कि सबको इन स्लेव्स को कैसे यूज करना चाहिए, ठीक है, स्पेशली जहां पे बहुत ज्यादा ऐसे स्लेव्स हैं. तो फॉर एग्जाम्पल फॉर हार्वेस्ट और वेयर देयर हेल्थ कुड बी डैमेज, फॉर एग्जाम्पल बाय मलेरिया. These considerations were not based on any sympathy for the slaves, but on the hard economic calculation. यानी अगर वो बोल रहे हैं आपको ध्यान रखना चाहिए इन स्लेव्स का हार्वेस्ट के टाइम पे, स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि उस टाइम प्रॉब्लम होती है, तो ये इसीलिए नहीं था कि वो सिंपैथेटिक थे टुवर्ड्स दी स्लेव्स. नो, इट वाज बिकॉज हार्ड इकोनॉमिक कैलकुलेशन. आपने इतने पैसे इन्वेस्ट करके उस स्लेव को लिया है, तो उसका ध्यान रखो ताकि वो आपके जितना आपने इन्वेस्ट किया वो वापस आ जाए और उससे प्रॉफिट अर्न करे. इतना आपको उनसे काम करवाना है. इसीलिए जो रोमन अपर क्लासेस है वो एक्चुअली में बहुत ब्रूटल थे टुवर्ड्स दी स्लेव्स. दे डिड नॉट ट्रीट देम नाइसली, दे ट्रीटेड देम इन वेरी बैड मैनर. ऑर्डिनरी पीपल जो है वो थोड़ा बहुत कंपैशन दिखाते थे. दे वर यू कैन से सिंपैथेटिक टुवर्ड्स दी स्लेव्स. So again इसी से related, when I'm seeing this you may question ma'am how can you say कि upper class तो slaves को अच्छे से treat नहीं करते थे और जो common man है वो फिर भी उनकी तरफ थोड़े से sympathetic थे, compassion से उनको treat करते थे. इससे रिलेटेड एक एविडेंस दिया हुआ है इन आवर बुक ऑन पेज नंबर 68. A box is given in which one of the historian is telling about a famous incident that occurred during the reign of Nero. Now ये जो नेरो थे, ये एक एम्परर थे इन रोमन एम्पायर. अब यहाँ पे देखते हैं हुआ क्या था. Soon after the city prefect Lucius Pedanius Secundus was murdered by one of his slaves. After the murder, ancient custom required that every slave residing under the same roof must be executed. But a crowd gathered eager to save so many innocent lives, and rioting began. The Senate House was besieged. Inside, there was feeling against excessively harshness, but the majority opposed any change. The senators favoring execution prevailed. However, great crowds ready with stones and torches prevented the order from being carried out. Nehru rebuked the population by edict and lined with troops the whole route along which those condemned were taken for execution. Now understand क्या है कि वहां पे क्या हुआ था. In one of the city, one of the person was murdered by one of his slave. ठीक है, तो एक जो ओनर था उसके पास बहुत सारे स्लेव्स थे, एक स्लेव ने उसका मर्डर कर दिया, ऑब्वियसली बिकॉज ही मस्ट हैव ट्रीटेड देम बैडली और व्हाटएवर वाज द कंडीशन. तो एक कस्टम है कि अगर कोई स्लेव उसके ओनर को, जो उनके जिन्होंने खरीदा उनको, जिनके अंडर काम करे, उनको मार दे, तो उस
सेम रूफ पे उस घर के अंदर जितने भी स्लेव्स रह रहे हैं उन सबको एग्जीक्यूट किया जाएगा, उन सबको मार दिया जाएगा। बट कॉमन पीपल जो है वो इसके अगेंस्ट थे, वो बोल रहे थे इतने सारे बाकी लोग तो इनोसेंट हैं, जिसने मर्डर किया है ही ऑब्वियसली शुड बी पनिश्ड, बट व्हाई अदर्स। तो एक तरीके का पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इट। तो इनिशियली अंदर सेनेटर्स तो चाहते थे कि इन सारे स्लेव्स को मार दिया जाए, जो अपर कास्ट पीपल थे, जो अपर हम बोलेंगे हाई सोसाइटी के या सो कॉल्ड अपर क्लासेस थे। बट जो कॉमन पीपल थे वो क्राउड के फॉर्म में पूरा इकट्ठा हो गए थे, and they were telling that the innocent people should not be actually executed. But this Emperor Nero, he said that the population, the people who are against it should understand that this is something that is stated and this is something that will happen. And he finally just took care that the execution did take place. So इस एग्जाम्पल से हम क्या देख सकते हैं कि जो अपर क्लासेस थे वो स्लेव्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, but the common people had certain kind of feeling of compassion towards these slaves. अब ये स्लेव्स आते कहाँ से ये भी देख लेते हैं। ऑब्वियसली वॉरस्पेयर इनिशियली तो क्या होता था कि वॉर होते थे तो जो दूसरी साइड वाले हैं जिनको पकड़ लिया जाता था उनको वो स्लेव बना के वो लोग अपने एरिया में लेके आ जाते थे, ठीक है। बट एज वॉरफेयर हमने देखा इनिशियल टाइम पीरियड में वॉरफेयर बहुत कम था, पीस थी फर्स्ट सेंचुरी में, तो स्लेव की जो सप्लाई है, स्लेव का नंबर क्या होने लग गया, डिक्लाइन होने लग गया। तो नाउ जो स्लेव के जो ये ओनर्स थे और जिनको स्लेव की जरूरत थी, दे ईदर दे टर्न टू स्लेव ब्रीडिंग or cheap substitutes such as wage labor which was more easily dispensable. इसका मतलब क्या है, अब वो लोग एनकरेज करने लग गए। स्लेव ब्रीडिंग का मतलब होता है फीमेल स्लेव्स और उनके जो पार्टनर्स हैं उनको ऐसा बेसिकली इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे एंड इट वाज समवेयर वर्कड अपॉन कि दे हैव मोर चिल्ड्रन, तो उनके जो चिल्ड्रन है वो स्लेव्स ही रहेंगे। यू अंडरस्टैंड, स्लेव्स वॉर से कम आ रहे हैं तो व्हाट टू डू कि जो स्लेव फीमेल स्लेव्स हैं और उनके जो पार्टनर्स हैं उनको ये बोला जाएगा प्रोड्यूस मोर किड्स सो दैट जब वो बड़े होंगे दे विल बी सर्विंग एज स्लेव्स। सेकेंड, वेज लेबर्स भी इंपॉर्टेंट हो गए थे। वेज लेबर्स और इजी होते थे क्योंकि जब आपको चाहिए तब आप वेज लेबर को बुला लो, उनको अकॉर्डिंगली वेज देके आप उसके बाद उनको बोल दो देयर इज नो नीड टू वर्क। सो इनफैक्ट फ्री लेबर जो है अब वो पब्लिक वर्क्स में बहुत ज्यादा यूज होने लग गए थे क्योंकि ऐसे लग रहा था जो स्लेव लेबर है वो एक्सपेंसिव है। ओके, तो स्लेव लेबर वाज बिकमिंग एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू द हायर्ड वर्कर्स, क्योंकि हायर्ड वर्कर्स जो हैं उनको ना तो आपको खाना खिलाना है, ना तो आपको थ्रू आउट द ईयर उनका मतलब समवेयर खाने पीने हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सिर्फ जितने टाइम पीरियड के लिए वो वर्कर चाहिए उसको रखो, देन उसको छोड़ दो। सो अनलाइक हायर्ड वर्कर्स, स्लेव्स जो है उनको खिलाना पिलाना पड़ता था, पूरे साल को मेंटेन करना पड़ता था, जिसके कारण कॉस्ट ऑफ लेबर एक्चुअली में बढ़ जाता था। इसीलिए हम देखेंगे अब जो है स्लेव्स एग्रीकल्चर में इतना ज्यादा वाइडली यूज नहीं हो रहे थे। ओके, एंड एटलीस्ट ईस्टर्न प्रोविंसेस जो है वहां पे। दूसरी साइड पे क्या होता था, फ्रीडमैन जो होते थे, दैट इज द स्लेव्स हु हैड बीन सेट फ्री देयर मास्टर्स, यानी जो फ्रीडमैन है वो और जो हम देखेंगे कि दीज स्लेव्स समवेयर these were extensively used in as business managers and obviously they were not required in large numbers, ठीक है। so what do we understand here कि एग्रीकल्चर से शिफ्ट होके दूसरी जगह ये ज्यादा यूज हो रहा है बिजनेस मैनेजमेंट वगैरह में, वहां पे काम करने के लिए। Masters जो है often gave their slaves or freedmen capital to run business on the behalf or even business of their own। तो इसमें हम क्या बोलेंगे कि बहुत बार क्या हुआ कि जो masters है sometimes they used to be very happy, but remember not all, only few of them were very happy with their slaves or maybe they were so much connected। और हमने देखा था slaves actually family के साथ ज्यादा
रहते थे, क्योंकि सबकी न्यूक्लियर फैमिली होती थी तो बहुत ज्यादा सर्व करते थे, तो बिकॉज दे यूज्ड टू सर्व दिस मच, हो सकता है दे वर कंसिडर्ड मोर नियर, तो बहुत बार जो मास्टर्स हैं बिजनेस के वो उनको समवेयर उनको कुछ कुछ पार्टनरशिप जैसे दे देते थे, या उनको बोलते थे हमारे बिहाफ पे यू हैव टू रन द बिजनेस, एंड अकॉर्डिंगली उन पे कंट्रोल करते थे। कभी कभी तो उनको अपना बिजनेस खुद का भी दे देते थे these masters, but I'll just repeat it again, only few, not all. ठीक है? Now talking about this thing only, थोड़ा और देख लेते हैं। रोमन एग्रीकल्चर राइटर जो है वो बहुत अटेंशन देते थे किस चीज पे, कि लोगों को बताने के लिए कि आप लेबर को कैसे कंट्रोल करो, कैसे आपको देखना चाहिए कि वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वी हैव अ राइटर नोन एज कैल्यूमिला, फर्स्ट सेंचुरी के राइटर हैं ये कैल्यूमिला, जिन्होंने बेसिकली केम फ्रॉम साउथ ऑफ स्पेन। इन्होंने लैंड ओनर्स को बोला है कि आप टूल्स और इम्प्लीमेंट्स के एक्स्ट्रा स्टॉक रखो। क्यों रखो एक्स्ट्रा स्टॉक? जितने चाहिए ना उससे ज्यादा रखो, डबल रखो। क्यों? ताकि आपका प्रोडक्शन कंटिन्यूअस रखे। क्यों? सपोज आपके पास है ना ये स्टॉक ऑफ इम्प्लीमेंट्स और टूल्स कम है, तो आपके स्लेव लेबर तो कुछ फ्री बैठे रहेंगे, तो आप एक्स्ट्रा रखो ताकि स्लेव लेबर जो उसका टाइम वेस्ट ना हो। आपका जो कॉस्ट ऑफ आइटम्स है वो तो फिर भी इतना नहीं पड़ेगा जितना आपका लेबर ये यहाँ पे स्लेव का कॉस्ट लगा आपने जब उनको खरीदा था या जैसे, तो इसीलिए प्रॉपर मेंटेन करो, उनसे प्रॉपर काम करवाओ। ठीक है? एक जनरल प्री अजम्पशन था, एम्प्लॉयर्स ऐसा सोचते थे कि अगर हम सुपरविजन अच्छे से नहीं रखेंगे तो लेबर अच्छे से काम नहीं करेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनके ऊपर कंटिन्यूअस नजर रखना, कंटिन्यूअस इनके ऊपर सुपरविजन रखना, फ्री वर्कर्स के ऊपर भी और स्लेव्स के ऊपर। और सुपरविजन बनाने के लिए वर्कर्स को गैंग्स के फॉर्म में, मतलब टीम्स के फॉर्म में, ग्रुप्स के फॉर्म में फॉर्म कर दिया था। ये जो राइटर है इन्होंने रेकमेंड किया था जो ओनर्स हैं उनको कि आप है ना इनको 10 के ग्रुप्स में बना के रखो, और फिर हर एक 10 के ऊपर नजर रखो कि ये लोग क्या अपना पूरा काम ठीक से कर रहे हैं, और जो काम नहीं कर रहा है उसको अकॉर्डिंगली आप जो भी आपको ट्रीटमेंट करना है वो करो। तो इस अब देखो, व्हेन आई एम सेइंग दिस थिंग यू मे बी थिंकिंग, आपको सोचना चाहिए कि हम इसके बारे में इतना बात क्यों कर रहे हैं। हमारे पास इतने एविडेंसेस हैं, उससे हमें पता चलता है कि कितना इंपॉर्टेंट था मैनेजमेंट ऑफ स्लेव्स एंड लेबर एंड वर्कर्स। तभी तो इसके बारे में इतनी सारी बातें लिखी हुई है कि ऐसे कंट्रोल करना चाहिए, ऐसे ग्रुप पे बनाओ, ध्यान रखो, लेबर फ्री नहीं बैठना चाहिए, स्लेव फ्री नहीं बैठना चाहिए, उनसे आपको काम करवाना है, ऐसे करके इतनी चीजें लिखी हुई है। इसका मतलब स्लेव पे कितना कंट्रोल था उनका और कितना इंपॉर्टेंट पार्ट था जो हम उनके इकोनॉमी की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है? इसी के रिलेटेड अगर हम और भी चीजें देख लें स्लेव से रिलेटेड ही, ये देखेंगे हम। अभी तक मैंने जितनी बातें बोली है कि ऐसे लग रहा होगा उनके साथ बहुत हार्श ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है? as this looks ड्रेकोनियन क्या है बेसिकली, जब हार्श ट्रीटमेंट होता है तो ग्रीक लॉ मेकर जो थे उनका नाम था ड्रैको, वो एक्चुअली में बहुत हम बोलेंगे क्रूअल जैसे थे, हार्श थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी क्राइम की सीधी पेनल्टी, डेथ पेनल्टी दे दी थी। तो जब भी उनके नाम से हम यूज करते हैं एज अ काइंड ऑफ यू कैन से ये सिग्निफाई करने के लिए कि बहुत हार्श ट्रीटमेंट है। ठीक है? सो ऑल दिस लुक्स हार्श, बट वी शुड रिमेम्बर कि ज्यादातर फैक्ट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे जो है कुछ प्रिंसिपल जो कंट्रोल करते हैं लेबर पे, ऐसा ही होता है, नॉट डायरेक्टली लाइक दिस, पर लोग हमेशा ये सोचेंगे कि जो वर्कर्स हैं वो प्रॉपरली अच्छी तरीके से काम करें। इंडीड हम देखेंगे कुछ इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट जो है हम देखेंगे और टाइट कंट्रोल और फोर्सफुली, हम बोलेंगे और हार्श तरीके से और कंट्रोल तरीके से इनके ऊपर हमेशा सुपरविजन करते थे। क्या होता था वो देखते हैं। Now we have mention of this person, the elder Pliny, जिन्होंने डिस्क्राइब किया है कंडीशन ऑफ द पीपल बेसिकली who worked at the factories of frankincense. Frankincense क्या है क्लास?
एरोमेटिक रेजिन है, मतलब रेजिन ग्लू होता है और इंसेंस में यूज होता है, मतलब जो हम बोलेंगे परफ्यूम्स जैसी जो चीजें हैं, वेरी एरोमेटिक एंड फ्रेग्रेंस जिसमें होती है। तो इसकी फैक्ट्री में जो काम करते थे, ये एक्चुअली जो टर्म है ये यूज हुआ है, इट इज बीइंग टैप्ड फ्रॉम वन ऑफ द ट्रीज नोन एज बॉसवेलिया। उसके बाप को काटते हैं, स्लैश करते हैं, उसमें से रेजिन निकलता है, ग्लू जैसा स्टफ निकलता है और वो हार्ड हो जाता है। तो बेस्ट क्वालिटी का ये जो फ्रैंकिनसेंस है ये अरेबियन पेनिनसुला से आता था। तो इनकी जो फैक्ट्री है, किसकी, ये जो एरोमेटिक रेजिन्स वगैरह परफ्यूम्स में यूज होते थे, इन्होंने डिस्क्राइब किया एल्डर प्लानी ने, कि डिस्क्राइब की जो कंडीशंस ऑफ द वर्कर्स इन दिस फैक्ट्री ऑफ एलेक्जेंड्रिया में जो एरिया है वहां पे इन्होंने बोला है कि नो अमाउंट ऑफ सुपरविजन सीम सफाइस। ऐसे लग रहा है बहुत, मतलब इतना ऐसा टाइप का सुपरविजन करते थे दैट इट सीम कि जो सुपरविजन टर्म है उससे भी सरपास हो गया, समवेयर वेरी वेरी यू कैन से नथिंग कैन बी कंसिडर्ड कि क्या वो नहीं करते थे सुपरविजन के लिए। A seal is put upon the workman's aprons. They have to wear a mask or a net with a close mesh on their head, and before they are allowed to leave the premises, they have to take off all their clothes. Now understand, एक तो आपका जो एप्रन है उसपे क्या होता था, बेसिकली सील होती थी कि कौन सा स्लेव है, किसका ओनर है, कहाँ पे काम कर रहा है, ये सारी चीजें। इसके साथ साथ उनको एक मास्क पहनना होता था, एक या फिर नेट जैसा, एंड विद अ क्लोज मैश, मतलब सर पे भी एक थ्रेड और नेट का ऐसे मैश जैसे बना हुआ होता था, नेट जैसा, वो पहनना होता था। एंड देवर, जब वो प्रेमिसेस से बाहर निकलते थे, यानी उस फैक्ट्री इंडस्ट्री के प्रेमाइसेस से बाहर निकलते थे, दे हैड टू टेक ऑफ ऑल देयर क्लोथ्स। मतलब इतना ज्यादा चेकिंग हो रही है उनकी कि कुछ लेके ना चले जाए, ना हुआ दे वर्किंग, ऐसा हार्श ट्रीटमेंट होता था। ठीक है, इसके साथ साथ और चीजें देखते हैं। एग्रीकल्चरल लेबर मस्ट हैव बीन फटीग एंड डिसलाइक्ड, for a famous edict of the early 3rd century refers to Egyptian peasants deserting their villages in order to engage in agricultural work. What do we mean by this? ये बोल रहे हैं कि एक फेमस एडिक्ट है 3rd सेंचुरी के अराउंड, जहाँ पे ये लिखा है पेजेंट्स जो है, इजिप्शियन पेजेंट्स, वो अपने विलेजेस को छोड़ के जा रहे थे in order not to engage in agriculture work, because agriculture work जो वो बहुत ज्यादा टायरिंग होता था, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम करवाते थे, and it was disliked by people, and that is why they were moving from the villages because they did not wanted to be engaged in the agriculture work. सेम चीज हो सकता है ट्रू हो फैक्ट्रीज और वर्कशॉप्स के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा उनसे क्या करवाते थे, काम करवाते थे। इसका भी थोड़ा सा देख देते हैं। बहुत एक लॉ था क्लास, a law of 398 referred to workers being branded as they could be recognized if they run away and try to hide. अब देखो, slaves were in bad condition, obviously बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि हमें मौका मिले तो यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो एक लॉ बना, लॉ ऑफ 398, जिसमें बोल रहे हैं ब्रांड करो उसको। ब्रांडिंग होती है ना, जहाँ पे जो किसी भी, हम लोग ब्रांडिंग क्या देते हैं, किसी भी चीज को ब्रांड नेम दे देते हैं। तो ये लोग क्या करते थे कि जो स्लेव्स है उनको ब्रांड किया जाता था, उनके बॉडी के ऊपर और इन सर्टेन पार्ट्स, हैंड्स और शोल्डर्स ऐसे करके जनरली उनको ब्रांड किया जाता था, ताकि उनको रिकॉग्नाइज किया जा सके कि हाँ ये स्लेव है, और एंड ही इज ट्राइंग टू रन अवे और ही इज ट्राइंग टू हाइड, एंड ही कुड बी कॉट एंड सेंड बैक टू द मास्टर। ठीक है, तो उनको ब्रांड किया जाता था, द स्लेव्स वर ब्रांडेड, लॉ निकला था इसके बाद। Many private employers जो है, they cast their agreements with workers in the form of debt contracts to be able to claim that their employers were in debt to them and then ensure tighter control over them. अब देखो, बहुत सारे जो प्राइवेट एम्प्लॉयर्स थे ना, वो वर्कर से एग्रीमेंट साइन करवाते थे। ठीक है, कि आपने डेट लिया है हमसे, डेट मतलब क्या, कर्ज लिया है, इसीलिए आप एम्प्लॉयर्स के डेट के अंदर हो और आप उनके कंट्रोल में हो।
तो स्लेव्स के साथ साथ जो लोग डेट के अंदर होते थे उनकी भी कंडीशन खराब। अब हम एक और चीज देखेंगे कि अब मैं बोल रही हूँ डेट के अंदर ये साइन करे, ऐसी क्या कंडीशन थी कि ऐसे हालात में वो खुद से जा रहे थे। थाउजेंड्स पीपल सरेंडर्ड एक्चुअली देमसेल्व्स टू वर्क इन सर्विट्यूड ऑल्दो दे आर फ्री। मतलब वो लोग क्योंकि उनको पैसे की जरूरत होती थी, देयर कंडीशन वाज नॉट नाइस, सो वो एक्सेप्ट कर लेते थे ऐसी जो भी कंडीशंस होती थी। सो इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि बहुत सारी जो पुअर फैमिलीज है वो डेट बॉन्डेज में जा रही थी। डेट के कारण वो मास्टर्स या जिनसे डेट लिया उनके अंडर कंट्रोल में चली जाती थी। और इसी से रिलेटेड हम देखेंगे कि वी हैव लॉट ऑफ मोर एविडेंसेस। एक ऑगस्टिन का लेटर है जो डिस्कवर हुआ है, जिसमें बोला है पेरेंट्स समटाइम्स सोल्ड देयर चिल्ड्रन इनटू सर्विट्यूड फॉर पीरियड ऑफ 25 इयर्स। ऑगस्टीन, इसमें हम देखते हैं एक लॉयर फ्रेंड को पूछ रहे हैं कि एक चिल्ड्रन जो है क्या वो वंस हिज फादर डाइज विल ही बी फ्री, क्योंकि फादर ने लोन लिया था और या फादर ने उसको 25 इयर्स के लिए सर्विट्यूड में डाला था। तो अगर फादर is not there, then will the children be freed or not? तो जो रूरल इंडेटनेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। एंड उसका भी हमारे पास बहुत एग्जांपल है कि जूइश रिवोल्ट था अराउंड 66 सीई के अराउंड, जहां पे रेवोल्यूशनरीज ने मनी लेंडर्स के बॉन्ड्स को समवेयर डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है, टू विन पॉपुलर सपोर्ट। यानी क्या हो रहा है, इतना ज्यादा डेट और ये लोग डेटनेस में जा रहे हैं कि इससे रिलेटेड अब रिवोल्ट भी हो रहे हैं। और ये जो है रोमन डोमिनेशन के अगेंस्ट हम देखेंगे ये जूइश वॉर हुआ था, बट यहाँ पे हम देखेंगे रेवोल्यूशनरीज ने मनी लेंडर्स के बॉन्ड्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि लोग उनको सपोर्ट करें, ठीक है, कौन, कॉमन लोग, क्योंकि वो रोमन के अगेंस्ट लड़ रहे थे। यू अंडरस्टैंड, जूइश रिवोल्ट हुआ था, रोम के अगेंस्ट कर रहे थे, कॉमन लोगों या पुअर लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए उन्होंने मनी लेंडर्स के बॉन्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगेन बस टू वाइंड अप दिस टॉपिक, वी शुड बी केयरफुल कि ठीक है बहुत सारे लेबर जो हैं उनको फोर्सफुली स्लेवरी में और ऐसे बॉन्डेड लेबर के अंदर वो लोग आते थे। तो हम देखेंगे लेट 5th सेंचुरी में देयर वाज एन एम्परर नोन एज एनास्टेसियस। ये जो है ही बिल्ट ईस्टर्न फ्रंटियर सिटी ऑफ दारा इन अराउंड लेस देन 3 वीक्स, जहाँ पे इन्होंने अट्रैक्ट किया था लेबर को ऑल ओवर द ईस्ट, क्योंकि ही वाज ऑफरिंग हाई वेजेस, ठीक है। तो यानी एक साइड पे तो स्लेवरी हो रही है, पर एक साइड पे हम देख रहे हैं कि जो 3 वीक्स के अंदर ये जो एम्परर है इन्होंने ईस्टर्न फ्रंटियर बनाया था सिटी का, और ये लेबर को बहुत अच्छे वेजेस दे रहे थे, बहुत सारे लोग आ गए थे इन वेजेस के लिए, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ अपने पास एविडेंस है फ्रॉम द पेपराई, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कुछ एस्टिमेट्स है हमारे पास जहाँ पे वेज लेबर भी बहुत थे मेडिटेरेनियन एरिया में 6th सेंचुरी में, स्पेशली ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है। यानी स्लेव्स थे, इस टाइप के लेबर्स थे जो मास्टर्स के अंडर कंट्रोल में थे, बट इसके साथ हाई वेजेस भी मिलते थे कहीं कहीं, और दूसरी जगह भी वेज लेबर अवेलेबल थे। सो विद दिस वी अंडरस्टैंड कि लेबर की कंडीशन क्या थी, इंपॉर्टेंट पार्ट थे ये इकोनॉमी का, और इनके साथ साथ दूसरे भी टाइप के वर्कर्स जो है वो यहाँ पे रोमन सिविलाइजेशन में थे। सो विद दिस वी कंप्लीट इकोनॉमी एंड स्पेशली द स्लेव्स एंड द वर्कर्स रिलेटेड टॉपिक, स्लेव्स के बारे में कैसे डील करते थे और कैसे पूरा सिस्टम था, एंड कैसे उनकी कंडीशन थी। Then we have also studied about the workers and in detail with certain evidences and examples. So with this we wind up today's class. In tomorrow's class we will be doing the social hierarchy. Socially कैसे divided थे वो, ठीक है? That is what we will be doing tomorrow. तो आज जितना भी हमने किया, if you have any doubt, please come back with your doubts. We will discuss and solve them.